नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने कार्यक्रम स्वाद का सफर में। देश की विभिन्न खूबसूरत जगहों से रूबरू होते हुए हम आ पहुंचे हैं ग्वालियर में। ग्वालियर का नाम सुनते ही मन में राजा रजवाड़ों का शहर उभर आता है। पर इतना ही नहीं, बात चाहे परंपरा की हो, इतिहास की या संस्कृति की, इस शहर की समृद्धि और संपन्नता का कोई तोड़ नहीं। तो चलिए आगाज करते हैं सफर का, जानते हैं यहाँ का मिजाज और रूबरू होते हैं यहाँ के राजशाही, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक स्वाद से। शायद और भी बहुत कुछ रोचक, कुछ खास। मध्यकाल के ध्रुपद संगीत सम्राट बैजू बावरा का ये शहर अपनी भव्य चिन्ह स्मारकों, महलों, किलों और प्रसिद्ध संगीतज्ञों की भूमि के रूप में जाना जाता है। आधुनिकता और औद्योगिकरण के बावजूद यहाँ का प्राचीन फ्लेवर ज्यों का त्यों है। इसने न सिर्फ अपनी प्राचीन धरोहर को संभाल कर रखा है, बल्कि विश्व पटल पर इसे अंकित भी कर चुका है। यूनेस्को ने ग्वालियर के इस किले को विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया हुआ है। आज ग्वालियर भारत की स्मार्ट सिटीज में से एक है और आधुनिकता के दौर में लगातार अपनी मिसाल कायम किए जा रहा है। इस शहर और यहाँ के किले का इतिहास बहुत ही पुराना रहा है। कहते हैं 6ठी शताब्दी में यहाँ राजा सूरजमल का शासन था। एक बार अचानक राजा की तबीयत बहुत खराब हुई, तब ग्वालियर नाम के एक संत ने उनको एकदम भला चंगा कर दिया। तब संत के सम्मान में राजा ने अपने राज्य का नाम ग्वालियर रख दिया और तब से यह किला राजा के 84 वंशज, तोमर वंश, ईस्ट इंडिया कंपनी और मराठा शासकों का सिंधिया वंश के शासन का गवाह रहा है। 3 मंजिला इस महल के हर मंजिल की बनावट की शैली एक दूसरे से अलग है। मसलन पहली मंजिल टस्कन शैली, तो दूसरी मंजिल इटालियन डोरिक और तीसरी कोरिंथियन एंड पल्लियन शैली में है। तोमर वंश के शासक राजा मन सिंह तोमर का मान महल और गुजरी महल बेहद खूबसूरत है। इसके साथ साथ बाहू मंदिर, तेली मंदिर समेत कई प्राचीन मंदिरों से यह सजा शहर अपनी समृद्ध विरासत की गाथा बयां करता है। सौ वर्षों से प्राचीन यह विशालकाय किला भारत के सर्वाधिक दुर्भेद्य किलों में से एक है। यह किला मैदानी इलाके से 100 मीटर की ऊंचाई पर सैंडस्टोन की पहाड़ी पर निर्मित है। वर्ग किलोमीटर में फैला ये किला 1857 के स्वाधीनता संग्राम का मूक गवाह रहा है। झांसी की रानी अंग्रेजों से लड़ते हुए इस दुर्ग में आई और लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त हो गई। किले के अलावा 19वीं सदी के सिंधिया वंश के पहले राजा जयाजीराव सिंधिया द्वारा निर्मित ये महल अपने आप में अनूठा है। ग्वालियर का किला लाल बलुए पत्थर से बना है। यह किला शहर की हर दिशा से दिखाई देता है और अतीत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के प्रतिबिंब की गवाही के रूप में आज भी स्थापित है। मुगल शासक बाबर ने बाबरनामा में इसे हिंद के किलों के बीच मोती कहकर वर्णित किया है। ग्वालियर का किला कुंभलगढ़ और चित्तौड़गढ़ किलों के बाद भारत का तीसरा सबसे बड़ा किला है। ग्वालियर किले को पूर्व जिब्राल्टर कहा जाता है। यह युद्ध कौशल, कारावास, प्रेम, जौहर से लेकर कई महत्वपूर्ण घटनाओं का गवाह है।
छोटी सी विरासत का स्मार्ट सिटी योजना के तहत नवीकरण किया जा रहा है। शब्दों के अनुरूप अब आप इस विरासत को घर बैठे देख सकते हैं। इस विरासत को म्यूजियम के जरिए डिजिटलाइज किया जा रहा है। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। कहते हैं कि दिल का रास्ता पेट से होकर गुजरता है, तो ग्वालियर की भव्यता ने हमारे दिमाग पर तो कब्जा कर ही लिया है, अब दिल की बारी है। तो इसीलिए हम आ पहुंचे हैं ग्वालियर के निकोड़ी गांव में और हमारे साथ मौजूद हैं उषा रावत जी और इस गांव की अन्य महिलाएं। नमस्कार उषा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। तो उषा जी, आज क्या खास बनाने वाली हैं आप? दाल टिक्का। दाल टिक्का। तो दाल टिक्का की मजेदार रेसिपी आज आपको उषा जी बनाकर दिखाएंगी। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपने कढ़ाई रखी, लेकिन उससे पहले मैं यहाँ देख रही हूँ कुछ तैयारियाँ आप पहले से कर चुकी है। तो आप मुझे सबसे पहले ये बताइए कि क्या क्या तैयारियाँ यहाँ पे पहले से जो की जा चुकी है। प्याज काट के रख ली, मिर्ची, हरी मिर्ची, लहसुन भी काट के रख लिया। अच्छा, प्याज, लहसुन और मिर्ची। मसाले भी यहाँ पहले से बिल्कुल तैयार हैं। हल्दी पाउडर, मिर्ची, गरम मसाला, हरा धनिया, इन मसालों का मिश्रण बनके यहाँ तैयार है। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। ये आपने सरसों का तेल इसमें डाला, तो सरसों के तेल के अलावा हम इसे घी, देसी घी में भी बना सकते हैं या सरसों के तेल में ही इसे बनाना ज्यादा अच्छा सरसों के तेल में स्वाद है, तो देसी घी में अच्छी नहीं लगती। अच्छा, सरसों के तेल में ये ज्यादा टेस्टी लगेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आप क्या करने वाली हैं? इसमें जीरा डालेंगे। जीरा। तो चलिए, तो ये चूल्हे पे कढ़ाई रखने के बाद तेल थोड़ा सा गर्म होने के बाद जीरा इसमें डाला है और जीरे को थोड़ा सा भुनने तक का इंतजार हम करेंगे। उसके बाद आगे बढ़ेंगे। जीरे के साथ साथ हींग भी इसमें मिला देंगे तो स्वाद थोड़ा सा और बढ़ जाएगा। डाल दी। दोस्तों, कहते हैं कि चूल्हे पे बने खाने का स्वाद और भी ज्यादा बढ़ जाता है। अब तेज पत्ता डालेंगे। तो ये हल्का भुनने के बाद हम इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे। तो ये जीरा हमारा थोड़ा सा भुन चुका है, थोड़ा नहीं बल्कि पूरा अच्छे से भुन चुका है। इसके बाद अब इसमें आप क्या डाल रही हैं? प्याज डालेंगे। प्याज, लहसुन और मिर्ची जो कि पहले से ही उषा जी ने काट के रखी थी, अब इसमें आप वो डालने जा रही हैं। तो ये गरम तेल में जीरा, हींग और तेज पत्ते के बाद कटे हुए प्याज, लहसुन और हरी मिर्च इसमें उषा जी ने डाली है और इनको हम थोड़ा सा भूनेंगे। हल्का सा भूरा होने तक का इंतजार करने के बाद हम आगे बढ़ेंगे। और हमारे साथ मौजूद यहाँ पर अन्य महिलाएं जो घर के कामकाजों के साथ साथ बाहर के कामकाज भी बहुत अच्छे से कर रही हैं। और जैसा कि आज भारतीय महिलाएं किसी भी काम में पीछे नहीं है, चाहे वो घर के काम हो या बाहर के। तो बाहर के कामों में जैसा कि मैंने सुना कि यहाँ पे सब्जी उत्पादन का काम यहाँ पे सब महिलाएं करती हैं। लौकी, तोरई, टमाटर, मतलब सब तरह की सब्जियाँ भी यहाँ पे ऑर्गेनिक सब्जियां भी यहाँ पे मिलती हैं। और ऑर्गेनिक जब सब्जियां होती हैं, बिल्कुल ताज़ी सब्जियां। अच्छा, ये जो मसालों का मिश्रण पहले से ही उषा जी ने तैयार करके रखा था, वो अब इसमें मिलाने जा रही हैं। तो चलिए, वैसे कहा जाता है कि ग्वालियर में ज़्यादातर
उत्तर भारत के पकवान बनाए जाते हैं, पर यहाँ के डिशेस को और भी ज़्यादा मज़ेदार और एक्सक्लूसिव बनाते हैं यहाँ के मसाले। अब इसके बाद हम इसमें क्या मिलाने वाले हैं? इसमें टमाटर डालें। अब इसमें टमाटर आप ऐड करेंगी। प्याज, लहसुन और मिर्च के बाद इसमें टमाटर यहाँ पे उषा जी ने ऐड कर दिए हैं। अब जब थोड़ी देर भुज जाएगी तो इसमें दाल डालें। कि थोड़ी देर भुनने के बाद आप इसमें दाल ऐड करेंगी। दाल जो कि आपने ये पहले से उबाल कर रखी है। हाँ चलिए। तो इसमें कौन कौन सी दालों का इस्तेमाल आपने किया है? अरहर की और मूंग की और बटरा। बटरा, अरहर, मूंग और बटरा की दाल को जो पहले से उबाल कर उषा जी ने रखा हुआ है वो हम इसमें मिक्स करेंगे टमाटर प्याज की ग्रेवी बनाने के बाद। तो ये ग्रेवी जो कि देखने में बहुत ही टेस्टी लग रही है, इसमें नमक अभी ऐड कर दिया है। उसके बाद हम इसमें डालेंगे ये 3 दालों का मिश्रण जो कि पहले से उबाल कर उषा जी ने तैयार करके रखा है। तो ये ग्रेवी हमारी यहाँ बनकर तैयार हो चुकी है, क्यों उषा जी? हाँ, अब हम बनकर इसमें क्या तैयार है। मिलाने वाले हैं? अब इसमें दाल गिरेगी है। असली मसालों का जो कलर और साथ में खुशबू लाजवाब। जब तक वक्त इसमें लगता है, मुझे आप बताइए अपने समूह के बारे में। किस तरह का ये संगठन है, कब इसकी शुरुआत हुई? वैसे तो हमारी समूह को दिना हो गए चलते चलते, तब हमको इतना ज्ञान नहीं था। जब आजीविका मिशन से हम जुड़े हैं ना, उनको राजेश उपाध्याय सर जी यहाँ पे मौजूद थे, उनको हमने तरह तरह के प्रशिक्षण दिया, ज्ञान दिया। उनने हमको बताया रास्ता कि ऐसे नहीं तो ऐसे करना। तिरंगन भी करी थी हमने किसी विज्ञान केंद्र में। जी हाँ, इसी नर्सरी के निर्माण के कारण में जब हम पे नर्सरी नहीं थी, थोड़ी थोड़ी सी हम अपनी सारी मेरी समूह की 11 दीदियाँ हैं, थोड़ी सी जगह में अपनी में नर्सरियाँ लगाई थोड़ी थोड़ी। 5000 सोयना के पेड़ तैयार किए हमने। तो हमने भी सोयना के पेड़ तैयार हो गए, 25 रुपया रेट से हमने वो पौधा बेचे। तब हमको जगह जगह से वो अधिकारी लोग आए, वो सर्वे आई जो करे आपकी अच्छी वो चल रही है तो आपको नर्सरी में। तो यहाँ पर दाल हमारी बनकर बिल्कुल तैयार हो चुकी है और अब हम बना रहे हैं टिक्कर। तो टिक्कर ये कुछ अलग अंदाज में हम यहाँ पर बना रहे हैं, बिना तवे के। तो उषा जी ये बताइए, बिना तवे के इसको किस तरह से आप यहाँ पे बना रही हैं? वो कंडी ले ली थी, कंडी की आग करके अंगीठी लगा के बस बना के टिक्कर बेल के इस पे डाल देते हैं, हाथ से बना के। यही इसकी स्पेशलिटीज है कि ये बिना तवे के डायरेक्ट आंच पर सेका जाता है। हाँ, आज पे सीख हो जाता है। तो यहाँ पर दाल टिक्कर हमारा बनके बिल्कुल तैयार है। तो उषा जी बिल्कुल बस जल्दी से मुझे आप इसका टेस्ट चखा दीजिए, क्योंकि मेरे मुंह में तो अब पानी आने लगा है इसकी खुशबू से ही। थाली दे गई। तो ये दाल टिक्कर के साथ यहाँ पे खीरे, टमाटर, प्याज का सलाद भी है साथ में। अब आपको चक्कर बताने वाली हूँ कि कैसा है इसका स्वाद। बिल्कुल लाजवाब। उषा जी बहुत ही स्वादिष्ट बना है ये। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, इतनी स्वादिष्ट रेसिपी। चलिए अब ग्वालियर के कुछ लोगों से आपको रूबरू कराते हैं और जानते हैं उनकी संस्कृति और परंपरा के बारे में। तो एक शानदार रेसिपी के बाद अब हम मौजूद हैं इस गांव की नर्सरी में, जो कि यहाँ के समूह की महिलाओं द्वारा तैयार की गई है। तो इस खूबसूरत सी नर्सरी में आपने कौन कौन से पौधे यहाँ उगाए हैं, इसकी जानकारी आप हमें दीजिए। सोना के अमरूद है, नींबू है, कटहल है, सोना है, गुलमोहर है, केसिया है और करौंदा है, जंगलेबी, कचनार, शीशम, नीम। तो इसमें आपके समूह में कितनी महिलाएं इस वक्त काम कर रही हैं? 10 लोग हैं। 10 लोग आप काम हाँ। कर रहे हैं। आपके 10 लोगों द्वारा ये नर्सरी में यहाँ पे ये पौधे उगाए गए हैं, जो कि देखने में बहुत ही खूबसूरत लग रही है। तो ये काम आप कब से कर रहे हैं, कब से ये नर्सरी की देखभाल आप कर रहे हैं? तो हमें 1 साल हो गई। आपका ये जो समूह है महिलाओं का, ये किस तरह से काम करता है और किसकी मदद से आज आप ये सब कर पा रहे हैं? रोजगार समूह से है, रोजगार
नरेगा को वहाँ से पैसा मिलता हमें। और भाई की मजदूरी में रहे और काम कर रहे हैं। हमें नर्सरी में हम 10 दीदी हैं इसमें समूह में, और 10 ही दीदी इसमें काम करती हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत धन्यवाद। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और मिलते हैं ग्वालियर के कुछ और लोगों से। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। स्वाद लिया हमने शहर की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का, मजेदार जायकों का। पर अगर यहाँ की परंपरा और संपन्नता से रूबरू नहीं हुए तो अधूरा है हमारे स्वाद का सफर। तो अब हम आ पहुँचे हैं रीजनल आर्ट एंड क्राफ्ट सेंटर और हमारे साथ मौजूद हैं दीपक विश्वकर्मा जी, जो कि एक गुणवान मूर्तिकार हैं, यहाँ की देखरेख भी करते हैं और ग्वालियर शहर सजा हुआ है इनकी मूर्तियों से। नमस्कार दीपक जी। नमस्ते। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। बिल्कुल जी, धन्यवाद। दीपक जी, हमें ये बताइए कि जो खूबसूरत मूर्ति हम यहाँ पर देख रहे हैं, ये सब आपके द्वारा जो बनाई गई है, हाँ बिल्कुल जी। तो इनमें विशेषताएं क्या हैं? किस प्रकार की मूर्तियों को आप अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी रखते हैं? किस तरह की मूर्तियाँ आपने सबसे ज़्यादा बनाई हैं? सबसे ज़्यादा मूर्तियाँ आप देखेंगे तो हमारा जो नागर शैली पे काम होता है, ये हमारे 4 पीढ़ियों से परंपरागत ये काम होता है, तो हम उसी को आगे बढ़ाते हुए जो आप देखते हैं हमारे ग्वालियर शहर में, आप जब घूमने आते हैं तो आपको किला दिखता है, ग्वालियर किला। जैसे आप कोई गुम्बद देखें, आप कोई कमूरा देखें, तो स्टोन को इतनी अच्छी बारीक तरीके से वो बनाया जाता था, तो उसी से हमने प्रेरणा लेके वही काम को हम आगे बढ़ा रहे हैं। जैसा कि मैंने सुना कि आप कुछ लोगों को यहाँ पे मूर्तियाँ बनाना भी सिखा रहे हैं, उसके बारे में ज़रा मुझे थोड़ा सा। हाँ, उसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। कला को कौशल बनाने के लिए उनको तकनीकी रूप से किस तरीके से डिजाइन बनाना चाहिए, ड्राइंग करना चाहिए, इस पर काम चलता है। ये करीबन 3 महीने की एक ट्रेनिंग होती है। तो पहला स्टेप इसमें हम इनको ड्राइंग सिखाते हैं। दूसरे स्टेप में इनको हम पत्थर को समझना, पत्थर में बारीक काम हम किस पत्थर पे कर सकते हैं, क्योंकि पत्थर को देखना बहुत ज़रूरी है एक कलाकार को, क्योंकि कला बोलती जब ये जब पत्थर को समझ ले कलाकार, अपने आप को समझ ले और पत्थर को, तो उसकी टूस चलाना, छेनी चलाना, वो सब चीज़ें इनको हम धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप सिखाते चले जाते हैं। तो इतनी खूबसूरत मूर्तियाँ जो आपने बनाई हैं, तो ये किसी से प्रेरणा आपने ली है? मेरा पारिवारिक, मैंने बताया ना 5 पीढ़ियों से ये स्टोन का काम है। तो 5 मैं परिवार, मेरे गुरु जी श्री राम विश्वकर्मा, जिन्होंने मेरे को ये काम सिखाया है, तो उनकी कृपा से, उनके आशीर्वाद से मैं इस काम को एक आगे बढ़ाने और लोगों को सिखाना चाहता हूँ, वो मैं कर रहा हूँ। तो जैसा कि मैंने देखा कि आपने बहुत ही खूबसूरत मूर्तियाँ बनाई हुई हैं, तो कुछ मूर्तियाँ आप हमें भी बनाना सिखाएंगे? अगर आप इंटरेस्ट रखते हो और कला का शौक है, तो आप बिल्कुल कला को, आप इसको मूर्तियों को सीख सकते हैं। बिल्कुल, तो चलिए। दीपक जी, क्या बना रहे हैं आप? मुझे सबसे पहले ये बताइए। ड्रैगन का एक डिजाइन बना रहा हूँ मैं। ये ग्वालियर मिंट में बन रहा है। ग्वालियर का जो माइंसों से पत्थर निकलता है लोकल, अच्छा। जो खदान का पत्थर है, उससे काफ़ी बारीक और काफ़ी मजबूत पत्थर होता है। जी जी। तो इस पत्थर को कहते क्या है? ये ग्वालियर मिंट के नाम से मशहूर है हमारे पूरे इलाके में। ये पूरा ग्वालियर बेल्ट, हाँ, ये पूरा बेल्ट में ये सारी माइंसें हैं ग्वालियर के अंदर। जी जी जी। तो इतनी बारीकी से आपने जो इसमें काम किया है, ये तो बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। ये सब छेनी और हथौड़े का संगम होता है। जैसे आप देखें कि इतना इसमें बैलेंस होना चाहिए। आप जब काम करें तो बैलेंस वाला काम है। आपकी ड्राइंग परफेक्ट होनी चाहिए, और ड्राइंग में आपने जो पत्थर पे बनाया उसको उकेरने के लिए आपके उंगलियों में, मतलब एक पकड़ और हथौड़े की पकड़ में आपको मतलब होना चाहिए बिल्कुल। तो ये बारीक काम आप कर सकते हैं।
नहीं, पर ये जितना देखने में आसान है उतना ही करने में बहुत मुश्किल है। इतनी बारीकी और सफाई से एक एक डिज़ाइन आपने बनाया है। हाँ जी बिल्कुल। ये क्या है कि इसमें मेन काम, जैसे आप ड्राइंग हम करते हैं ना, जी तो ड्राइंग करने के समय हम इसका ध्यान रखते हैं कि हम जो ड्राइंग कर रहे हैं उस पर हम, जैसे अब ये ड्राइंग है आप देखो, इस पर बिल्कुल बराबर से चीज़ल चलना चाहिए। देखो आप, जी जी, तो इस तरीके से हमें प्रॉपर उस पत्थर पे अपनी पकड़ बनानी पड़ती है। तो अगर हमारे हाथों पे ये बिल्कुल सही उस पकड़ में आ जाएंगे ना, तो हम आसानी से ये काम कर सकते हैं। थोड़ा बस प्रैक्टिस, अभ्यास आपको करना पड़ेगा, जी ये इसमें ज़रूरी है। जी बिल्कुल, अभ्यास तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। बिल्कुल, बिल्कुल। हाथों की सफाई, हाथों की पकड़, बिल्कुल, औजारों की पकड़ सबसे ज़्यादा औजारों ज़रूरी की है। नहीं, क्योंकि आपका दिमाग चाहते हैं कि आप ये काम इस तरीके से डिजाइन निकालें, पर हाथ वो साथ नहीं देंगे। तो दोनों चीज़ों का संगम जरूरी है, आपके दिमाग से भी और टूल्स, मतलब एक साथ चलना चाहिए। मतलब जी, पूरा बिल्कुल। फोकस आपके पत्थर पे जो काम करे उस पर होगा, तो आपको डिजाइन बना दो। जी बिल्कुल, दिमाग और हाथ का बैलेंस बिल्कुल, बिल्कुल बिल्कुल। बना के चलना बिल्कुल बना है, के। तभी हम इतना सुंदर ये बना पाएंगे। हाँ, तो बिल्कुल। ये एक दिन में सीखना थोड़ा सा मुश्किल है मेरे लिए, पर मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है ये सीख कर और देख कर। देखिए, आपको मैं बिल्कुल बताऊं, ट्राई ये करूँगी। एक दिन का काम तो खैर नहीं है। अगर कोई व्यक्ति अपनी तरफ से काम सीखे, वो अपने आप में रुचि रखे इस कला के लिए, और कला, जो कलाकार होता है उसको अपने आप तरफ खींचती है। जो भी लोग किसी भी फील्ड में हो, आप देखें, शौक होता है, जिस चीज़ का शौक होगा तो आप उस लाइन में जाओगे, तो आपको धीरे धीरे वो सारी चीज़ें आती चली। बिल्कुल बिल्कुल। दीपक जी, ये जो आपने बनाया है ये बहुत ही खूबसूरत है। तो चलिए दीपक जी, अब हम आपकी कुछ बनी हुई बड़ी मूर्तियों को देखते हैं। बिल्कुल। ये मार्बल की एक चट्टान से ब्लॉक पे बनाई हुई एक 8 फीट की प्रतिमा है। इसकी खासियत ये है कि आप जैसे इसमें ये डिटेलिंग वाला काम देख रहे हैं, ये भी काम इस पे चल रहा है मूर्ति पे, इसे आप ये बेल्ट और ये बटन को आप देख रहे हैं, तो इस तरीके से मार्बल में एक एक चीज़ छेनी से ड्राइंग करने के बाद उभारी जा रही है। तो ये सारा आप जैसे देखें, इनका मेजरमेंट जो बनाया हुआ है, जैसे हाथ में संविधान बनाया हुआ है, तो एक एक चीज़ क्लियर इसमें काम जो है मूर्ति में पूरी तरीके से किया जा रहा है। तो काफ़ी पेशेंस चाहिए इसके लिए, तो लगातार हम अपने उससे करते चले जा रहे हैं। ये स्वामी विवेकानंद जी की प्रतिमा है। ये करीबन 11 फीट में बनाई गई है। ये ग्वालियर का जो मिंट पत्थर है, जो उसी से निर्माण हो रहा है इस मूर्ति का। आप इसकी खासियत देखिए, जैसे आप इनके जो कपड़े के फोल्ड आप देख रहे हैं, जैसे ये आप ये देखिए फिंगर का, इनका ये सब कुछ बनाया हुआ है। इस तरीके से एक एक डिटेलिंग में काम किया जा रहा है इस मूर्ति पे। मज़ेदार जायकों, शानदार विरासत से लवाबदार है ग्वालियर शहर। यहाँ के लोगों का अपनापन, जिंदा दिली और मेहमान नवाजी ने तो हमें आत्मिक रूप से बांध ही लिया इस शहर में। तो मैं तो विदा ले रही हूँ इस शहर से, इस शहर की होकर, लेकिन आप बने रहिए और देखते रहिए हमारा अगला कार्यक्रम डीडी किसान पर।